गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द ग्रेट मुगल्स। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी मुगल्स रूलर्स थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर के बारे में, देन हुमायूं के बारे में, उसके बाद अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मुगल्स जनरली वो कहाँ से आए थे? वो आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, और वो क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने देखा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे काफ़ी रिच लोग रहते हैं और वहाँ पे उनकी जो रिचनेस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उस रिचनेस को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि हमें इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाके रूल करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुगल्स वर द इनहेबिटेंट ऑफ सेंट्रल एशिया से आए हैं वो, और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को की जो रिचनेस है उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद तो 16th सेंचुरी में जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे वो हमें यहाँ पर इंडिया में देखने को मिले। स्टार्टिंग में ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने ट्रेड करते करते इनको अच्छा लगा इंडिया, और फिर इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट मुगल एम्परर है वो हैं बाबर, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक रूल किया था। द फर्स्ट मुगल एम्परर वॉज मोहम्मद बाबर, और ये कहाँ के रूलर थे? ये फरगना के रूलर थे, जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। और उस समय जब ये वहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया में, लोधी किंग थे। कौन थे? लोधी किंग थे, जो कि दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, बाबर वॉज अट्रैक्टेड बाय द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया। जो बाबर है वो इंडिया में आने के पीछे मकसद ये था कि इंडिया की जो इमेंस वेल्थ है, यानी इतना ज़्यादा धन दौलत है इंडिया के अंदर, उसके कारण से वो इंडिया में आना चाह रहा था। फ्रॉम 1519 सेंचुरी ऑनवर्ड ही लीड रिपीटेड इन्वेशन अगेंस्ट इंडियन किंगडम, और उसने इंडिया में लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। कब? 1519 से 1519 से वो इंडिया में आता है, अटैक करता है, और यहाँ से जो भी इनको मिलता है, जो भी बूटी वगैरह जो मिलती है, बाउंटी वगैरह जो मिलती है, वो यहाँ से लेकर चला जाता है। In 1524 century, दौलत खान लोधी, the governor of Punjab, invited बाबर to help him overthrow इब्राहिम लोधी। अब बाबर इंडिया में आया कैसे? 1524 के अंदर जो पंजाब का गवर्नर है दौलत खान लोधी, उसने बुलाया किसको? बाबर को, कि तुम इधर आओ और मुझे जो इब्राहिम लोधी है उसको ओवरथ्रो करने में, उसको उसी गद्दी से हटाने में मदद करो। बाबर आया इंडिया में, आने के बाद उसने जो इब्राहिम लोधी है उसको हराया। लेकिन हुआ क्या? बाबर ने इस अपॉर्चुनिटी को सीज किया। उसने सोचा कि अब मैं जीत ही चुका हूँ, तो क्यों ना मैं इंडिया को रूल करने लग जाऊँ, इंडिया कंट्रोल करने लग जाऊँ। तो विद इन द 3 वीक ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द इंडस, बाबर ब्रॉट पंजाब अंडर हिज कंट्रोल। तो जैसे ही बाबर इंडिया में आया तो 3 वीक्स के अंदर ही उसने इंडस क्रॉस किया। इंडस क्रॉस करने के बाद सबसे पहले पंजाब को अपने कंट्रोल में किया। पंजाब को कंट्रोल करने के बाद वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है, और वहाँ पर इब्राहिम लोधी को उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हराया। अब जो फर्स्ट बैटल पानीपत है वो कब हुई थी? 1526 के अंदर, 1526 के अंदर हुई थी। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर इन इंडिया, बाबर हैड टू सबड्यू द राजपूत। अब देखो, इंडिया में अपना एम्पायर जमाने के लिए बाबर को सबसे पहले जो राजपूत एम्परर है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इसमें है मेनली। तो दे फॉर्म अ फॉर्मिडेबल अलायंस अगेंस्ट हिम, और उनसे मतलब एक अलायंस बना लिया है। ठीक है, और इन दोनों की जो आर्मी है वो कहाँ मिल रही है? खानवा के अंदर मिल रही है, 1527 के अंदर। तो राणा सांगा है और जो ये बाबर है, इनकी लड़ाई हुई 1527 के अंदर खानवा के अंदर, और यहाँ पर बाबर जीत जाता है। बाबर स्कोर द डिसाइसिव विक्ट्री। उसके बाबर जो है वो मदनी रॉय जो मालवा का है उसको हराता है, और यहाँ से जो राजपूत की पावर है वो पूरी तरह से सेटल्ड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ही वॉज एबल टू सबड्यू द अफगान चीफ विद इन 4 ईयर, और उसके बाद वो अफगान चीफ्स को यहाँ पर अपॉइंट कर देता है। ठीक है, बाबर consolidated his position in India, but before he could settle into his role, the monarch, he died in 1530। अब देखो, बाबर 4 साल तक कंट्रोल कर रहा है इंडिया, 4 साल रूल करता है, लेकिन उसके बाद ये अपनी पावर एक्सपेंड करने वाला होता है, उससे ही पहले इसकी डेथ हो जाती है। अब बाबर वॉज अ ग्रेट लीडर, अ गुड जनरल एंड अ ब्रेव वॉरियर। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, अ पोएट एंड लवर ऑफ लिटरेचर। अब जो बाबर एक अपने आप में एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा जनरल है, और एक ब्रेव वॉरियर भी है, और साथ में वो एक स्कॉलर भी है, जिसमें उसे पोएट है और उसको लिटरेचर भी अच्छी लगती है, और उसे जो है पर्शियन लैंग्वेज भी आती है और अरेबिक लैंग्वेज भी आती है। अब बाबर के बारे में इतनी जो डिटेल्स हैं, हमें उसकी ऑटोबायोग्राफी जो कि बाबरनामा है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि उनकी मदर टंग है, उससे ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है।
इट टेल अस अबाउट हिज लाइफ एंड हिज फीलिंग अबाउट द इंडिया। और बाबरनामा जब पढ़ते हैं तो उससे हमें उसकी लाइफ के बारे में, उसकी जो फीलिंग्स हैं इंडिया के बारे में, उसके बारे में मालूम चलता है। और दूसरा उसने मेंशन कर रखा है कि इंडिया के बारे में, कि इंडिया में कौन कौन से फ्लोरा हैं, फोना हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं, इंडिया की जियोग्राफी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये सभी की सभी चीज़ें इसने बाबर ने अपने जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने इसे मेंशन कर रखी थी। ठीक है, बाबर के बाद जो अगला एम्परर आता है वो है हुमायूं। हुमायूं ने जो इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, उन्होंने रूल किया है 1530 से लेकर 1540 के बीच में, और उसके बाद में 1555 से लेकर 1556 के बीच में। बाबर के बाद बाबर्स एल्डेस्ट सन हुमायूं, अब बाबर का जो एल्डेस्ट सन है वो कौन है? हुमायूं है। बिकेम द किंग आफ्टर हिज डेथ, और बाबर की डेथ के बाद उसका जो बेटा है एल्डेस्ट सन जो है हुमायूं, वो किंग बनता है। बट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर ही गेव ईच ऑफ हिज ब्रदर्स अ प्रोविनेंस, लेकिन जो उसके फादर की विल है, जो वसीयत है, उसके अनुसार हुमायूं ने क्या किया कि जो भी इसके ब्रदर्स वगैरह हैं उन सबको एक एक प्रोविनेंस वगैरह दे दी है। हुमायूं सक्सीडेड इन कनकरिंग द प्रोविनेंस ऑफ गुजरात एंड मालवा, और उसके बाद हुमायूं जब रूल करने लगा तो सबसे पहले उसने गुजरात और मालवा को मतलब यहाँ पर कॉन्कर किया, और उसके बाद उसने शेरशाह सूरी को चौसा 1539 के अंदर और कन्नौज में उसको हराया। शेरशाह सूरी को चौसा 1539 के अंदर, कन्नौज में 1540 के अंदर उसने हराया। आफ्टर दिस डिफीट द मुगल एम्पायर इन इंडिया टेम्परली एंडेड। उसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे थे तो हुमायूं जो है वो एक बार यहाँ पर शेरशाह सूरी से 2 बार लड़ाई हुई। किसकी? हुमायूं की। एक तो ही 1539 के अंदर और दूसरी हो रही है 1540 के अंदर। दोनों बार यहाँ पर डिफीट हो जाती है, और उसके बाद जो मुगल का जो एम्पायर है वो इंडिया में कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। हुमायूं हैड टू स्पेंड नियरली 15 ईयर्स इन एग्जाइल इन पर्सिया, और हुमायूं को इंडिया छोड़कर 15 साल के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पर्सिया, ईरान के अंदर जाना पड़ जाता है। ठीक है, शेरशाह सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट, लेकिन बात करें उसके बाद इंडिया में शेरशाह रूल करने लगा, और शेरशाह की डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर हैं वो काफ़ी वीक हैं, वो इंडिया में रूल नहीं कर पा रहे हैं। हुमायूं सो दिस एज हिज अपॉर्चुनिटी टू रिगेन द थ्रोन इन दिल्ली, और हुमायूं ने देखा कि अब टाइम आ चुका है, मुझे वापस इंडिया जाना चाहिए और अपने एम्पायर को वापस कंट्रोल करना चाहिए। तो हुमायूं वापस से आता है इंडिया में 1555 के अंदर और दिल्ली को वापस से रिकैप्चर करता है। लेकिन होता क्या है, वो 1 साल तक ही रूल कर पाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ भी कैसे होती है? बट द वेरी नेक्स्ट ईयर ही डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स इन हिज बिल्डिंग। अपनी बिल्डिंग के जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हुमायूं के बारे में, हुमायूं वॉज एन एबल सोल्जर बट अ पुअर जनरल। हुमायूं सोल्जर तो अच्छा था, लेकिन जनरल कैसा था? पुअर था। ही लैक इन द पॉलिटिकल विजडम एंड मिलिट्री साइड, ऑल्सो ही सफर्ड फ्रॉम इनडिसीजन, यानी वो मिलिट्री को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, देन मुगल हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। ठीक है, अकबर कौन है? अकबर एल्डेस्ट सन है हुमायूं का। ठीक है, जिनका जन्म होता है 1542 के अंदर अमरकोट के अंदर। ठीक है, अब जब हुमायूं एक्साइल में होते तब इनका जन्म होता है। अकबर वॉज वेरी फाउंड ऑफ एनिमल्स, ही वॉज इंटरेस्टेड इन हंटिंग, राइडिंग एंड स्वार्ड प्ले। अभी जो अकबर है उनको हंटिंग, राइडिंग और स्वार्ड प्ले करना अच्छा लगता है, मतलब तलवारबाजी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाउएवर ही नेवर लर्न टू रीड और राइट, लेकिन कभी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। अकबर सक्सेडेड हिज फादर एज द मुगल एम्परर इन 1556 century. He was only 13 years old at that time and was under the guidance of his regent बैरम खान। अब अकबर जो है उसको किंग बने हुए, मतलब किंग जो बना अकबर पहली बार, वो 13 साल की उम्र में बन चुका है, और वो अभी बैरम खान के साथ में मिलकर काम कर रहा है। बैरम खान उसको कंट्रोल कर रहा है, उनको सिखा रहा है कैसे आपको रूल करने, आगे के टाइम में रूल करना है। ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर अंडर द रिजेंसी अकबर हैड टू फेस थ्रेट फ्रॉम द डेस्टेंट ऑफ शेरशाह सूरी एंड हेमू। अब यहाँ पर जो अकबर है उसके सामने स्टार्टिंग में ही चुनौतियाँ आने लग गई हैं कि इसको अपने जो 2 एनिमीज़ हैं, एक तो शेरशाह सूरी है और एक हेमू, उनसे बच के अपने आप को आगे टाइम में उनको रूल करना होगा। तो अकबर फोर्सेज मीट देम एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड डिफीटेड देम। अब अकबर की जो फोर्सेज हैं, अकबर ने अपनी जितनी आर्मी है उसको इकट्ठा किया और सेकंड बैटल पानीपत के लिए तैयार किया, और वहाँ पर शेरशाह और हेमू दोनों को हरा दिया।
ठीक है। उसके बाद बैरम खान मैनेज द अफेयर ऑफ द किंगडम ऑन द अकबर्स बिहाफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय मेनली अकबर इतना पावर में नहीं था मेनली, तो लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा, बैरम खान कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कनकर्ड एंड एनेक्स ग्वालियर जौनपुर एंड राजपूताना, और उसके बाद उन्होंने मिलकर ग्वालियर जौनपुर राजपूताना को कंट्रोल किया। बाय 15th-16th सेंचुरी अकबर टुक कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ। लेकिन उसके बाद 1560 के आसपास अकबर ने जो पूरी जो एम्पायर है उसका चार्ज अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो पूरा एब्सोल्यूट पावर से रूल करना चाहता है, और उसने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर ली, आगरा के अंदर शिफ्ट कर ली है। उसके बाद द मेन हिस्टोरिकल सोर्स रिगार्डिंग द मुगल ईरा और अकबर रीजन। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हिस्टोरिकल सोर्स है जिससे हमें मुगल ईरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है या अकबर रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर एक क्रॉनिकल है जो कि अबुल फैजल ने लिखी थी। अबुल फैजल ने क्रॉनिकल लिखी किसके ऊपर, अकबर के बारे में, मुगल ईरा के बारे में। ही रोट अकबरनामा, उसको जो क्रॉनिकल है उसका नाम क्या है, अकबरनामा, द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबर रीन इन 3 वॉल्यूम। और ये जो बुक है जनरली इसकी 3 वॉल्यूम में 3 पार्ट है। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें अकबर की एंसेस्ट्री के बारे में, यानी पुराने जो अकबर के जो पूर्वज वगैरह उनके बारे में हमें बता रखा है। और जो सेकंड डील है उसमें अकबर रीजन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। और जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें एन अकबरी, जहाँ पे अकबर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है ना, किस तरह से अपने रीजन को कंट्रोल करने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं कन्क्वेस्ट की। तो कन्क्वेस्ट की जब बात करते हैं, सबसे पहले इसने मालवा को कंट्रोल किया है। उसके बाद जो नर्मदा वैली है, जो नॉर्थ रीजन है, जो कि मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंभौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। इन 1572 अकबर ऑक्यूपाइड अहमदाबाद एंड सूरत। और 1572 के अंदर अकबर ने क्या किया, अहमदाबाद और सूरत को भी कंट्रोल कर लिया है। और उसके बाद गुजरात को भी कंट्रोल कर रहा है, और वहाँ से वो ट्रेड और कॉमर्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसके बाद अफगान रूलर्स को डिफीट किया 1576 के अंदर। कहाँ पर, बैटल ऑफ राजमहल के अंदर, जहाँ पे बंगाल को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और डेक्कन, अहमदनगर और बेरर उसको उसने 16th सेंचुरी में ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है। उसके बाद में जो मुगल एम्परर है, जो कि अकबर ने अपना जो किंगडम है वो नॉर्थ में हिमालय तक, साउथ में गोदावरी तक, और नॉर्थ वेस्ट की जब बात करें तो हिंदकुश जो माउंटेन है वहाँ पर, और नॉर्थ वेस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट में, यहाँ तक इसने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है। देन अकबर के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कि अकबर के जो रिलेशनशिप है वो राजपूत के साथ कैसे हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ वगैरह किस तरह से, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आप कवर करेंगे।